इवनिंग एवरीवन। आपको आवाज़ आ रही है? मनीष सोनिया, मनीष। यस सर, आ रही है आवाज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डुअल नेचर के बारे में पढ़ा था, चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और लिनार्ड और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन निकाले थे। इसके अंदर हमने देखा था कि जो हर्ट्ज है उसने देखा कि जब एक्सटर्नल सर्किट में जब यूवी लाइट वो इंसिडेंट करवा रहा था तब इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो कर रहे थे एक्सटर्नल सर्किट में, और यूवी लाइट जब उसने इंसिडेंट नहीं करवा रहा था तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। वहीं पे हॉलबॉच और लिनार्ड का भी एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर वो देख रहे थे कि जब तक इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी अगर किसी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है या मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही लाइट का इंसिडेंट होना बंद होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना बंद हो जाता था। इसके ऊपर हमने पूरा एक्सपेरिमेंट को लिखा, पढ़ा और समझा भी। ठीक है, फिर हमने कुछ टर्म्स समझे जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेव वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमने समझा कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो तो उसकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही जब आप पर्टिकुलर लाइट की इंसिडेंट करवाओगे तब आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यानी कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नॉन एज वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा कि अगर कोई भी लाइट अगर आप इंसिडेंट करवा रहे हो तो उस केस में जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। मीन्स कि उसकी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी अगर आप इंसिडेंट करवा रहे हो तो ही आपकी जो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट कर पाएगा मेटल सरफेस। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है क्लास में कि मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से कोई भी रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो बात ना समझ में आई हो। हमने हॉलबर्च का एक्सपेरिमेंट भी देखा था जिसमें इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट था, एक्सटर्नल सर्किट का एक्सपेरिमेंट था, इस चीज़ों को हमने समझा था। फिर लास्ट में हमने समझा था शायद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि अगर आप किसी लाइट पर्टिकुलर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस फिनोमेना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीजें कुछ हमने समझी थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या सब चीजें क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, ओके। मैं देखता हूँ आप लोग जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तब सारे आते हैं, और जब कुछ रिवीजन चल रहा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आप लोग कम आते हो। थोड़ा क्लास में कंटिन्यू रहा करो, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ रहा है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, फ्रिक्वेंसी से करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लिखते हैं टॉपिक आज का हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक आप डायग्राम बना लो, जैसे कि दो प्लेट हैं, एमीटर कलेक्टर, और इनको आप एक बैटरी से कनेक्टेड कर रखते हो। ठीक है, और ये जो है एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर है, और यहाँ पे एक विंडो आपने रखी है। ठीक है, जिसमें ये हो गया एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, जिसके अंदर आप
ये आपकी बैटरी होगी 20 वोल्ट की, और इसमें आपने माइक्रो एमीटर आपने लगा रखा है क्योंकि स्मॉल करंट को वो मेजर कर सकता है। क्या लगा रखा है? माइक्रो एमीटर। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो गया, ये सर्किट है आपका। तो इसके अंदर हम इफेक्ट देखेंगे तो क्या होगा कि जब आप इसके अंदर यूवी रेज या लाइट को इंसिडेंट करवाओगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएंगे और वो कलेक्टर की तरफ क्या करने लगेंगे? जाने लगेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा और उसको ये मेजर कर देगा। अगर ये लाइट इंसिडेंट नहीं करवा रहे हो तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट मेजर नहीं हो रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ठीक है, तब इसके ऊपर जो हमें स्टडी करना है कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, तो सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ, हाँ जी सर ये बैटरी लगाएंगे और तब भी तो चार्ज फ्लो होगा और उसमें वो कराएंगे ना, बैटरी एमीटर में करंट आएगा। बैटरी अगर लगाओगे तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। ये सर्किट कंप्लीट का है, ये वायर कनेक्टेड है आपस में। हाँ सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना वहां से। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे हैं ना, जब यूवी रेज आ रहे हैं, यूवी रेज नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, चाहे आप बैटरी लगा लो या ना लगा लो, क्योंकि सर्किट अगर कंप्लीट होता तब तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता, बट अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर मतलब बैटरी अगर हम इसमें नहीं लगाए तभी भी तो होगा ना ये। पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे ना आप, बैटरी लगा रहे हो तो पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे, जो आप कह रहे हो कि हम यूवी लाइट को इंसिडेंट करवाएं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे, बट अगर बैटरी नहीं लगाओगे तो ये इस प्लेट की तरफ क्यों आएंगे, मेरे को ये बताओ। अच्छा ओके सर, समझ गया। हाँ हाँ, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी तो इसकी तरफ आएगा, तभी तो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगा करंट। यस सर। ये केस, इसलिए हम बैटरी को लगा रहे हैं ताकि पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकें कि इलेक्ट्रॉन निकले तो सिर्फ इसकी तरफ आए, कलेक्टर की तरफ। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सबसे पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, कि जब लाइट जो इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी अगर इंटेंसिटी में अगर आप चेंज लेके आओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन देखिए, इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हो, लाइट की इंटेंसिटी यानी कि बीम, तेज, इस तरीके से। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एक तरीके से कह सकते हो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट भेज रहे हो, कम अमाउंट ऑफ लाइट भेज रहे हो, यानी इंटेंसिटी एक हो गया। तो इसके अंदर आप लिखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कीपिंग द सेम, if the frequency of light and potential difference keeping the same, if the frequency of light and potential difference keeping the same, then photoelectric current varies, then photoelectric effect current then the photoelectric current varies linearly with the intensity of the incident radiation, with the intensity of incident radiation। इसके कहने का मतलब है कि अगर आप लाइट की, जो लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हो वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लाइट है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी में आप कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हो। दूसरा, ये जो बैटरी के पोटेंशियल है इसको भी चेंज नहीं कर रहे। अगर आप बैटरी के पोटेंशियल को सेम रखते हैं और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी को सेम रखते हैं, तो ऐसे में अगर लाइट की इंटेंसिटी को आप चेंज करोगे तो उसके बेस पे जो ये करंट है, एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी लीनियरली वेरी कर रहा है। यानी कि अगर आप जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, यानी लिनियरली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट, जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट आई। क्लियर है बात यहां तक? समझ गए? यस सर। हाँ, yes, और इसी में इसके बाद एक लाइन लिख लो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, the number of photoelectrons emitted per second, the number of photoelectrons emitted per second
is directly proportional to the intensity of incident radiation. Is directly proportional to the incident radiation. Is directly proportional to the intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation. अब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो आप एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की निकलने की संख्या को इंक्रीज कर रहे हो या चेंज कर रहे हो। जैसे कि एक सेकेंड में पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, अब एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, अब एक सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंजेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब आप इंसिडेंट रेडिएशन को, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर। ठीक है, यहाँ 2 चीज आपने सीखी कि अगर आप पोटेंशियल V और फ्रिक्वेंसी, लाइट की फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हो, ऐसे केस में अगर इंटेंसिटी को अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा एज इंटेंसिटी और को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, ये बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट आ रहा है? ठीक है, यानी कि अगर आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि करंट पे क्या चेंज आ रहा है उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ग्राफ बना लो और उसके बेस पे हम उसको समझते हैं। यहाँ लिखना चाहिए, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखना, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 2 अलग अलग इंटेंसिटीज हैं, I1, I2 and I3, where I3 is greater than I2 is greater than I1। ये आपका हो गया पोटेंशियल और ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये आपका एक ग्राफ बन गया है, इसको आप ड्रॉ कर लें। तो इसके बारे में लिखवाते हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इसको आप बोलोगे कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कट ऑफ पोटेंशियल। क्यों बोलेंगे वो भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि इस लेवल पे आके सारे करंट सेम हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। ये चीज भी हम इस तरह देखेंगे। As I said in earlier video, earlier class, कि ये चैप्टर्स जो हैं अब ज़्यादातर थ्योरेटिकल हैं, तो आपको थ्योरेटिकली ज़्यादा कॉन्सेप्ट फोकस करना है। कर लिया सभी ने ड्रॉ? यस सर।
यहाँ पे लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, ठीक है। तो एमीटर और कलेक्टर, तो आप इस तरीके से नेमिंग दे सकते हो, ए और सी, ठीक है, प्लेट्स को। फ्रॉम above we conclude, first point, from above we conclude all the electrons, from above we conclude all the electrons are not having the same kinetic energy, are not having the same kinetic energy, are not having the same kinetic energy, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो सभी इलेक्ट्रॉन जो मेटल प्लेट से निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, अगर आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, तो ऐसे में जो क्या कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, वो सभी इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं है, ये देखा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फॉर रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी, for radiation of a given frequency and material of plate, for radiation of given frequency and material of plate, the value of stopping potential, the value of stopping potential is independent of the, for the radiation of a given frequency and material of plate, the value of stopping potential is independent of the intensity, is independent of the intensity, is independent of the intensity of the incident radiation, of the incident radiation। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें कि जो हम जो रेडिएशन गिरवा रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला गया कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी सेम है और पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि आपने सेम पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो उससे अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, तो इंटेंसिटी चेंज करने से पोटेंशियल, जो कट ऑफ पोटेंशियल आप कहें या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको ये वैल्यू क्या है, सेम। जैसे आपने ये इंटेंसिटी I1 है, उसका भी पोटेंशियल वही है, इंटेंसिटी चेंज करी उसके लिए भी पोटेंशियल यही है, और इंटेंसिटी चेंज करी उसके लिए भी पोटेंशियल यही है। तो मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और मटेरियल की पर जब लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, तो उसकी जब इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हो, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हो, तो उससे मटेरियल की स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मटेरियल सेम है और फ्रिक्वेंसी को आप सेम रखते हो, तो आप कितना भी इंटेंसिटी को चेंज कर लो, उस मटेरियल के स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, वो सेम रहे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे जो अभी लिखा था आपने, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल आप यूं समझ लो कि जिसपे करंट जीरो हो जा रहा है किसी भी मटेरियल का, अगर आप वो पोटेंशियल उस मटेरियल का प्रोवाइड कर दो, तो वहां पे करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। आप देख रहे हो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे करंट की वैल्यू क्या होगी, ये जीरो, ठीक है। एक नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब आप अगर पोटेंशियल को जीरो भी करते हो, तब भी सर्किट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करता रहता है। बट आप जैसे ही उसको नेगेटिव करते हो, तो उस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाते हैं, या कह दो कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। करंट जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, तो आपने एक नेगेटिव पोटेंशियल दे दी जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, तो वो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल हो गया, मतलब आपने कट कर दिया, स्टॉप कर दिया इलेक्ट्रॉन के निकलने, ठीक है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें इट मीन्स, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन, इट मीन्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
the maximum kinetic energy of the photoelectrons maximum kinetic energy of the photoelectrons depends on the material depends on the radiation source रेडिएशन सोर्स का मतलब है कि जो लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, जैसे यहाँ यूवी है और कोई भी लाइट हो सकती है। रेडिएशन सोर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी पे, रेडिएशन सोर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी पे, एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द intensity of the incident radiation. Independent of the intensity of the incident radiation. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, जो जिस अमाउंट की फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंट करवा रहे हो। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि जो मटेरियल है, प्लेट है, मेटल है, वो कौन सा है। इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद क्या होगी। ठीक है, दूसरा इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि आप लाइट की इंटेंसिटी को कितना चेंज कर लो। आप सेम फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को चेंज कर लो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट होने के बाद कोई भी चेंज नहीं आएगा। और आप सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी की लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको चेंज लाना है, या तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो मटेरियल है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये यहाँ पे चीजें आप समझें। क्लियर है बात यहाँ तक? इसी में इसके नीचे एक स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे, the value of retarding potential at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential. Photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential. इसके नीचे एक फॉर्मूला लिख लेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो होना चाहिए हाफ mv² मैक्सिमम, जो कि यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एनर्जी का एक फॉर्मूला आप पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉन इनटू में पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे लिख लेना V0 इज इक्वल टू कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट है वो चीज आप पूछ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं जो लिखा है उसमें, किसी भी पॉइंट में किसी भी टर्म में अगर डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। Effect of frequency of incident
रेडिएशन। ठीक है, तो अब जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपने बनाया था इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल और ये हो गया फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो ग्राफ है ये क्या हो गया आपका, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से कि ये गया ये गया ये, ठीक है, नीचे तो नहीं जा रहा। ये ग्राफ बनेगा आपका, जिसके अंदर आपका ये हो गया -V01, -V02, -V03 और ये हो गई इंटेंसिटी I, जिसमें फ्रिक्वेंसी 3 इज ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी 2 इज ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी 1। ठीक है, तो 3 फ्रिक्वेंसी के लिए आपने ये ग्राफ बनाया है, यानी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सेम मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया पोटेंशियल, इसको ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया ड्रॉ? डन सर। अच्छा, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो है इसको कहते हैं सैचुरेशन लेवल। यानी कि आप देखोगे कि एक पॉइंट के बाद करंट का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते थे सैचुरेशन लेवल, यानी करंट अब इसी लेवल पे रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो दैट इज सैचुरेशन लेवल। और यहाँ पे सैचुरेशन लेवल ये हो गया। डन, एवरीवन डन? ओके, तो इसमें आप देखो कि क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। आप देखोगे यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। इंटेंसिटी अलग अलग के लिए करंट का लेवल अलग अलग आ रहा था, पर यहाँ पे इंटेंसिटी आपने सेम रखी तो करंट का लेवल भी सेम है। इससे ये समझ में आता है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ इंटेंसिटी के चेंज करने पे ही चेंज होता है। यानी कि जैसे आप देखोगे इंटेंसिटी आपने चेंज करी तो करंट का वैल्यू भी चेंज हो गया, लेवल चेंज हो गया, करंट इंक्रीज हो गया। आपने इस पॉइंट पे इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया तो आपने देखा कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, करंट सेम है।
इससे ये पता चलता है कि जब तक आप इंटेंसिटी को चेंज नहीं करोगे लाइट की, आप करंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज हमने देखा कि यहाँ पे हमने रखा था फ्रिक्वेंसी सेम, इस पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे हमने रखा था फ्रिक्वेंसी को सेम, और थर्ड पॉइंट पे हम चेंज कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इंटेंसिटी को सेम रखा, फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जब फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने का मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। यानी कि अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। बट अगर आपने जैसे ही फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया तो करंट में कोई चेंज नहीं आया, बट इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो गई। इससे हमें ये पता चला कि जब भी आप फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जितना कम फ्रिक्वेंसी उतना कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात हमने यहाँ से सीखी है। ये बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए, नो सर। तो इसके नीचे फिर लिखिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो इसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, the value of stopping potential is different for radiation of different frequency। ठीक है, कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वैल्यू चेंज है, तो मैंने समझाया कैसे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, the value of stopping potential is more negative for radiation of higher frequency। ठीक है, थर्ड पॉइंट, the value of saturation depends on the value सर of पहले वाला पॉइंट क्या था? the value of stopping potential is more negative for radiation of higher frequency, more negative for radiation of higher frequency, higher frequency। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, the value of saturated, the value of saturation depends on the intensity of, the value of saturation depends on the intensity of, the value of saturation depends on the intensity of incident radiation, saturation depends on intensity of incident radiation, but is independent of, but is independent of the frequency, but is intensity of incident radiation, but is independent of the frequency of the incident radiation। ठीक है, यानी कि जो करंट है, करंट की वैल्यू है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, पर फ्रीक्वेंसी पे क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब इसके एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे, यहाँ पे अब हम एक ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर मेटल, डिफरेंट मेटल के लिए। तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट डाल के लिखें या एरो डाल के लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ के। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, if we plot a graph between frequency of incident radiation, if we plot a graph between frequency of incident radiation and the corresponding
stopping potential and corresponding stopping potential for different metals. ठीक है, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ हो गया जिसमें दो अलग अलग मेटल हो गए, मेटल ए मेटल बी, जिसके लिए लीनियर ग्राफ हो गया। यानी कि आप कह सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा किसी मेटल के लिए वो लीनियर ग्राफ होगा। और लीनियर ग्राफ में आप देख रहे हो कि एक मेटल के लिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को अगर आप पोटेंशियल है तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है फॉर पर्टिकुलर मेटल। और उसी तरीके से दूसरे मेटल की बात करोगे तो अलग लाइन बन गई। और अलग अलग मेटल के लिए यहाँ से क्या सीख रहे हो कि जो अलग अलग मेटल के लिए है फ्रीक्वेंसी, देखो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना चाहिए। तो ये हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ये हो गया वर्क फंक्शन, यानी कि डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है और फ्रीक्वेंसी इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंट मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। यहाँ से हम ये सीखते हैं। इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे और आगे फिर इसके बारे में लिखेंगे, और यहाँ तक किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर ये ग्राफ में बता दो बस एक बार। ये ग्राफ बनाया हमने फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग मेटल के लिए बनाया है, दो अलग अलग मटेरियल के लिए बनाया है। जिसमें एक मेटल की अगर हम बात करें तो ये अगर इसको भूल जाओ तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिनियरली बढ़ रहा है, मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। फिर दूसरे मेटल का भी यही केस है, यानी कि लीनियर ग्राफ बनता है। बट आप देख रहे हो कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है तो उसके पास कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेटल के पास। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल की अपनी एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो अलग अलग अगर उतनी फ्रीक्वेंसी आप दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दी, मान लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी मटेरियल के लिए ये है पर आपने दे दी ये वाली, तो आपका मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये हो गया एक तरीके से शो कर रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये शो कर रहा है वर्क फंक्शन, यानी कि हर एक मटेरियल का अपना एक लोएस्ट एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि जब भी आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, तभी आपका इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। तो ये शो कर रहा है वर्क फंक्शन को, ये शो कर रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। दूसरा ओवरऑल ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो उसके साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किसी भी मटेरियल का लिनियरली इंक्रीज होता है। क्लियर? यस सर। इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, आई होप सभी ने कर लिया होगा, तो इसके बारे में लिखें। फ्रॉम अबव ग्राफ we conclude that from above graph we conclude that from above graph we conclude that from above graph we conclude that first point, the stopping potential increases, the stopping potential increases linearly, the stopping potential increases linearly with frequency, the stopping potential increases linearly with frequency of incident radiation, of incident radiation. The stopping potential increases linearly with frequency of incident radiation, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, there exists a certain minimum cutoff frequency, there exists a certain minimum cutoff frequency, there exists a certain minimum cutoff frequency for which there exists a certain minimum cutoff frequency for which the stopping potential is zero. The stopping potential is zero is threshold frequency. The stopping potential is zero is threshold frequency. Third,
थर्ड देखिए, द हायर इज द वर्क फंक्शन, द हायर इज द वर्क फंक्शन, the higher is the work function for a photosensitive material, for a photosensitive material. So the The higher is the work function, the higher is the work function for a photosensitive material, the greater is the value of threshold frequency. The higher is the work function for a photosensitive material, the greater is the value of threshold frequency. The higher is the work function for a photosensitive material, the greater is the value of threshold frequency. ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ही ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी मटेरियल के लिए। ठीक है, किसी भी गिवन मटेरियल के लिए, मेटल के लिए जिसमें आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एक बार देख लीजिए, हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट अभी हमने पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जिसकी बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, कुछ पॉइंट्स को हमने समझा है, स्टडी की है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। इस पॉइंट्स को आप दोबारा देखें और उसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको दोबारा पूछना है तो आप जरूर पूछें, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि किसका किस पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, इंटेंसिटी का करंट पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, फ्रिक्वेंसी का करंट पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज जरूर पता होना चाहिए। और ये जो 3 ग्राफ मैंने अभी बनवाए हैं, ठीक है, 3 ग्राफ जो इससे रिलेटेड 2 ग्राफ हो गए, ये हो गया, उससे पहले हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी देखो और कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछिए। एक बार फ्रीक्वेंसी से करंट पे भी कैसे फर्क पड़ता है? फ्रिक्वेंसी पे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, यही तो बताया हमने कि अगर आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो करंट की वैल्यू तो सेम है, करंट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, उससे बस। सर हाँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ ज्यादा निकलेंगे काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी के साथ निकलेंगे, बट निकलेंगे तो उतने ही, मतलब मान लो 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और आपने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर दी, तो अभी भी 1 सेकंड में 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बट ये है कि अब निकलने के बाद वो ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक की जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से निकल गया, अब 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए, पर वो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पे जल्दी, पर फिर भी 1 सेकंड में 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इजेक्शन, नंबर ऑफ इजेक्शन तो सेम है, फ्रिक्वेंसी चेंज करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, सर काइनेटिक एनर्जी से कुछ फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन्स की? तो काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ रहा है ना, इजेक्ट करने पे नंबर ऑफ फ्लो, देखो टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके बेस पे करंट है, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर 1 सेकंड में 2 वो इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया। हाँ हाँ सर, मतलब लेकिन किसी और चीज पे भी बस इसके काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने का फर्क नहीं नहीं पड़ेगा? पड़ रहा, आप देख लो, आप पढ़ रहा है कहीं पे, आप बस स्टॉपिंग पोटेंशियल का फर्क पड़ रहा है, आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग ही देख लो, नहीं पड़ रहा, कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओके सर। करंट की वैल्यू सेम नहीं है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? इशू समझ में आया? इशू, सोनिया, रचित, और किसी को कुछ नहीं पूछना, मतलब सब समझ में आ गया? दिव्यांशु समझ में आ गया अच्छे से? ओके, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है? तो इस चैप्टर को आप घर पे रिवाइज करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेंगे। दूसरा, मैंने कौन से चैप्टर का टेस्ट बोला था, मैं आपको लिखना, ठीक है, आज क्या 11 चैप्टर की है ना? हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा इस संडे। ठीक है, तो इस संडे आपका वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट है, आप अच्छे से उसको रिवाइज करें वेव ऑप्टिक्स को, तो वेव ऑप्टिक्स का आपका टेस्ट होगा। क्लियर?
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। बाय सर।